दोस्तों आज की कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुना रहा हूँ, भले ही इस घटना को, इस कहानी को बीते हुए 25 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दोस्तों आज भी अगर इस कहानी के बारे में, जिस इलाके में ये घटना घटी थी, आप उस इलाके में इस कहानी के बारे में जिक्र करेंगे तो इस घटना का नाम भर सुनकर वहाँ के जो लोग हैं उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जो कहानी के अंदर हुआ था वो घटना ही ऐसी थी। घटना है साल 1999 की। और दोस्तों आज की जो कहानी है ये झारखंड प्रदेश की कहानी है। और झारखंड में एक, आप सभी लोग को पता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है जिसको हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसी जमशेदपुर में एक इलाका आता है, टेल्को इलाका। दरअसल इस टेल्को इलाके के अंदर एक टेल्को कंपनी है, इसलिए इसे टेल्को इलाका भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी टेल्को इलाके में यहाँ से सटा हुआ एक थाना, जिसको टेल्को थाना के नाम से भी जाना जाता है। साल 1999 के अंदर एक व्यक्ति इसी टेल्को थाने के अंदर आता है। अंदर आने के बाद में अंदर पहुंचता है, उसके बाद में वहां पर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे एक जीजा, मेरी बहन, उसके 2 बच्चे और मेरी माँ, सब के सब इसी टेल्को थाना के अंतर्गत एक घर में रहा करते थे, इसी कंपनी में नौकरी करते थे। और पिछले 6 महीने से मैं अपने जीजा, अपनी बहन, अपनी माँ और उसके बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा उनसे कोई कांटेक्ट हो नहीं पाया। जब ज़्यादा समय गुजर जाता है, 6 महीने का तकरीबन समय गुजर जाता है, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, लैंडलाइन का ज़्यादातर ज़माना था। मोबाइल फ़ोन अगर किसी के पास थे तो बहुत इक्का दुक्का। इसलिए जब ज़्यादा समय गुजर जाता है तो मुझे थोड़ी सी चिंता होती है। मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे जीजा जी हैं वो कहीं और शिफ्ट हो गए हों, या फिर कोई ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत उनके साथ में हो गई हो। इसलिए मैं आता हूँ अपनी बहन के घर पर, और जब मैं अपनी बहन के घर पर पहुँचता हूँ तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अब जब ताला लगा हुआ देखता हूँ तो थोड़ा परेशान होता हूँ। इसलिए जो जीजा जी के घर में आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि उनके जो परिवार के लोग हैं, जीजा, बहन, माँ और उनके 2 बच्चे, ये सब लोग कहाँ गए। तो पड़ोसी लोग बताते हैं कि वो एक फंक्शन में गए हुए हैं, जबकि साहब मेरी किसी भी रिश्तेदारी में दूर दूर तक कोई भी फंक्शन नहीं था। 6 महीने का समय गुजर चुका है, ना तो मेरी बहन को किसी ने देखा है, ना मेरे जीजा को किसी ने देखा है, ना मेरे भांजे भांजी को किसी ने देखा है, और ना ही मेरी माँ को किसी ने देखा है। लिहाजा साहब आप FIR दर्ज कर लीजिए और मेरी बहन के परिवार को ढूंढ दीजिए। अब दोस्तों जब पुलिस इस तरीके का मामला सुनती है, टेल्को कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, क्योंकि दोस्तों साल 1999 की ये बात है, अब से लगभग 25 साल पहले, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कंपनी में कार्यरत था तो उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी, काफ़ी बड़ा माना जाता था, क्योंकि नौकरी जैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी उस समय में। अब दोस्तों पुलिस वाले कंप्लेंट लिखते हैं। लिखने के बाद में सबसे पहले जो इसके जीजा का घर था वहाँ पर पहुँचते हैं, इस व्यक्ति के जीजा के घर पर। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में देखते हैं कि घर जो है वो 2 मंजिला घर है, लेकिन दोस्तों इस घर के अंदर ताला पड़ा हुआ है। और जो घर का हालात है उसे देख के ऐसा लगता है कि महीनों से इस घर में शायद कोई आया नहीं। इसलिए दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं, अब ये पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि तुमने, किसी ने यहाँ पर इस घर में किसी को आते जाते देखा है या फिर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति जो लास्ट टाइम यहाँ से गया हो, जिससे तुम्हारी कोई बात हुई हो, ऐसा कोई व्यक्ति, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा अन्य सदस्य जो आता जाता हो। अब दोस्तों जब सारी ही बातें पड़ोसियों से पूछी जाती हैं तो पड़ोसी कहते हैं, साहब पिछले 6-7 महीने का समय गुजर चुका है, हमने इस घर पर किसी को नहीं देखा। अब दोस्तों पुलिस वालों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि पड़ोसियों ने भी कुछ नहीं देखा, और काफ़ी ज़्यादा समय भी गुजर चुका है, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने का समय गुजर चुका है। ये सब लोग कहाँ गए, ये बड़ी हैरत की बात थी। इसलिए पड़ोसियों से जब और पूछताछ की जाती है तो उसमें से एक पड़ोसी बताता है कि साहब जो बिटिया चैताली थी उससे हमने बात की थी, और चैताली ने हमें बताया था कि जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो मामा के यहाँ किसी फंक्शन में गए हुए हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके की बात सामने आती है, मामा तो यहाँ पर खुद साथ में आया था। मामा सुन के और ज़्यादा शौक होता है कि उसके घर में तो कोई फंक्शन हुआ ही नहीं है इन दिनों, आखिर परिवार वाले कहाँ चले गए। अब दोस्तों उन दिनों में ना तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन था, ना तो इतनी फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी, क्योंकि उस समय में बिल भी बहुत महंगे आते थे अगर किसी के यहाँ लैंडलाइन फ़ोन था। इसलिए पुलिस वाले अब इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि अगर ये परिवार कहीं गया था तो परिवार के घर के अंदर कोई ऐसा इन्विटेशन कार्ड मिल जाए, कोई ऐसा शादी समारोह का कोई कार्ड मिल जाए, या किसी फंक्शन का कोई कार्ड मिल जाए, जिससे यह पता लगे कि आखिरकार ये परिवार वाले गए तो गए कहाँ। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले उस घर के अंदर घुसते हैं, और घर के अंदर घुसने के बाद में वहाँ का जो नज़ारा देखते हैं
तो उसे देखने के बाद में पुलिस वालों को बड़ा हैरानी होती है। दरअसल घर के अंदर जगह जगह पर खून के थप्पे थे। जो खून के थक्के थे वो जम चुके थे, काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके थे, इसलिए पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। लेकिन दोस्तों जो पुलिस वाले थे वो बहुत अच्छे से ये जान पा रहे थे कि ये जो खून के थक्के हैं किसी और के नहीं बल्कि इंसानी खून के थक्के हैं। अब जो मामा इस बच्चों का यानी जिसकी बहन का ये घर था, जो व्यक्ति अंदर गया था, उसकी भी रूह फना हो जाती है एकदम से कि आखिर इस तरीके से कैसे हुआ है। अब जब आस पड़ोस के रिश्तेदारों में, लोगों में ये बात पहुंचती है कि घर के अंदर खून के थक्के मिले हैं, तो सब में एकदम से हड़कंप मच जाता है। अब दोस्तों पुलिस वालों को अगर लगता है कि यहाँ पर कुछ अनहोनी हुई है तो फिर डेड बॉडी कहाँ है, क्योंकि अगर अनहोनी हुई है तो डेड बॉडी ज़रूर कहीं ना कहीं होगी। इसलिए पुलिस वाले अब डेड बॉडी की तलाश शुरू करते हैं। लिहाजा दोस्तों पुलिस अब सबसे पहले इस पूरे घर की छानबीन शुरू करती है। फॉरेंसिक टीम वगैरह बुलाई गई थी। पूरे घर की बहुत ही बारीकी से छानबीन की जाती है, लेकिन दोस्तों पूरे घर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस घर के अंदर अगर किसी का कत्ल हुआ है तो उनकी डेड बॉडी कहाँ रखी गई है, कहाँ छुपाई गई है। सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थीं। इसलिए उस पूरे घर से पुलिस को डेड बॉडी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। घर के आस पड़ोस की जितनी भी जगहें थी वो भी सारी बहुत बारीकी से पुलिस खंगालती है, लेकिन दोस्तों आस पड़ोस से भी कोई ऐसी चीज़ पुलिस को बरामद नहीं होती है कि जिससे ये पता चल सके कि आखिर डेड बॉडी कहाँ है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में पुलिस की नज़र घर के पीछे बने एक सेप्टिक टैंक पे जाती है। जो सेप्टिक टैंक था ये सालों पुराना था, लेकिन इसके ऊपर जो ढकने थे, जो सीमेंट के ढकने होते हैं, वो मानो ऐसा लग रहा था कि अब से 2 से 4 महीने पुराने ही हैं, जैसे मानो इन्होंने अभी तक पहली बरसात भी नहीं देखी। क्योंकि जो सेप्टिक टैंक था उसके ऊपर काई जमी हुई थी और जो टैंक के ढक्कन थे वो एकदम नए और फ्रेश लग रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अब उन ढक्कनों को जैसे तैसे कर हटवाती है। अब दोस्तों जैसे ही ढकने वो हटाए जाते हैं और जैसे ही पुलिस उस सेप्टिक टैंक के अंदर झांक कर देखती है तो पता चलता है कि इस सेप्टिक टैंक के अंदर परिवार के 4 सदस्यों की जो डेड बॉडी थी वो टुकड़ों में पड़ी हुई थी। अब दोस्तों जो 4 कंकाल उस सेप्टिक टैंक के अंदर थे, पुलिस उन चारों कंकालों को बाहर निकालती है। अब दोस्तों परिवार के अंदर लोग थे 5, लेकिन यहाँ पर जो कंकाल मिले हैं वो 4 कंकाल थे, क्योंकि 6 से 7 महीने का समय गुजर चुका था। अब जो परिवार में 5 लोग थे, इसके अंदर जो परिवार का मुखिया था इसका नाम था सुमिंद्र भामिक और इसकी पत्नी थी लकी। इसका 14 साल का एक बेटा कल्याण था और इसकी 19 से 20 साल की बेटी चैताली थी। और चैताली और कल्याण की नानी जिनका नाम अनीता, उनकी उम्र 75 साल के आसपास थी। अब दोस्तों पुलिस जब 4 कंकालों को निकालती है तो पुलिस का दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि जो कंकाल मिले हैं ये 4 लोगों के हैं और परिवार के अंदर 5 लोग थे, तो कौन गायब है और बाकी के किन लोगों के ये कंकाल हैं, पुलिस के लिए बड़ी हैरानी की बात थी। लिहाजा दोस्तों जो कंकाल थे उनसे ये पहचान भी नहीं की जा सकती थी कि आखिर कौन गायब है और ये किसकी हत्या हो चुकी है। इसलिए पुलिस उन सारे ही कंकालों को फॉरेंसिक लैब भेजती है पोस्टमार्टम के लिए और साथ के साथ इनके डीएनए टेस्ट कराने की भी बात कही जाती है। अब दोस्तों इधर जो कंकाल थे ये पोस्टमार्टम के लिए, डीएनए के लिए गए हुए थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर जो कंकाल है किसके हैं और घर से गायब कौन है। आखिरकार पुलिस इंतज़ार करती है, क्योंकि इंतज़ार के सिवा पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। लिहाजा दोस्तों जो डीएनए की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी आ जाती है और इस रिपोर्ट में पता चलता है कि ये जो कंकाल हैं ये परिवार के मुखिया जिनका नाम सुमिंद्र भामिक, उनकी पत्नी जिनका नाम लकी और उनका बेटा जिसका नाम कल्याण, और जो परिवार में जो आई हुई थी लकी की जो माँ थी, यानी जो कल्याण और चैताली जो थी घर के बच्चे जो थे, उनकी नानी जो आई हुई थी जिनका नाम था अनीता, 75 साल के आसपास की उम्र थी। इन 4 लोगों के ये कंकाल थे। लेकिन दोस्तों जो गायब था वो था बिटिया चैताली। अब दोस्तों घर वालों के ख्याल जो थे और पुलिस वालों के जो ख्याल थे उनके सबके दिमाग में एक चीज़ आती है कि जो बिटिया चैताली थी ये देखने में बेहद खूबसूरत थी और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई घर के अंदर घुसा हो, परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी हो और चैताली को उठा कर ले गया हो। लेकिन दोस्तों इसी बीच में पुलिस का ध्यान एक तरफ जाता है। दरअसल पुलिस का ध्यान इस तरफ जाता है कि जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने पड़ोसियों से पूछा था तो पड़ोसियों ने बताया था कि जब पड़ोसियों ने चैताली से इस बारे में पूछा कि परिवार के लोग कहाँ हैं, तो चैताली ने ये क्यों कहा था कि परिवार के लोग मामा के यहाँ एक फंक्शन में गए हुए हैं। लिहाजा दोस्तों जो पुलिस वालों का शक था ये सीधा सीधा चैताली के ऊपर जाता है। अब चैताली कहाँ गई,
किसके साथ गई। उस समय ना तो मोबाइल फ़ोन होते थे जिससे लोकेशन निकाली जा सके, और ये जो खबर थी सेप्टिक टैंक से 4 कंकाल मिले हैं, ये पूरे शहर के अंदर आग की तरह फैल जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक टीम, पुलिस वाले सारे उस चैताली को ढूंढ रहे हैं। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। जो दिन थे ये हफ्तों में बीतने लगते हैं, और जो हफ्ते थे ये महीनों में गुजर जाते हैं। लेकिन जो चैताली थी इसका कहीं पर भी कोई पता नहीं था। एक 19 से 20 साल की लड़की, इसने पुलिस वालों को छका कर रख दिया था। अब पुलिस वाले धीरे धीरे इस मामले में थोड़ी सी ढील डाल देते हैं, क्योंकि जब चैताली मिल ही नहीं रही थी तो आखिर पुलिस वाले भी कहाँ कहाँ उसको ढूंढते। और दोस्तों इसी बीच में पुलिस थाने के अंदर 2 व्यक्ति आते हैं, 2 व्यक्ति जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है। और पुलिस वालों ने पहले तो कभी चैताली को देखा नहीं था, इसलिए पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो जो लड़की होती है ये बताती है कि दरअसल मेरा नाम चैताली है, और जो मेरे साथ में है ये शहर का एक उभरता हुआ लड़का, क्रिकेटर, जिसका नाम रिजवान है। और जिस केस पर तुम काम कर रहे हो, जिस केस की तुम खोजबीन कर रहे हो, दरअसल उस केस की असली विलन मैं ही हूँ। और मैंने ही अपने परिवार के, अपने पिता, अपने भाई, अपनी नानी और अपनी माँ की हत्या की है। और अब जब काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका है तो मैं अपने आप को आत्मसमर्पण करने आई हूँ। मैं पुलिस के हवाले अपने आप को करने आई हूँ। अब दोस्तों जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं कि एक लड़की है जो कि एक लड़के के साथ में आई हुई और इस तरीके का बयान दे रही है। लड़की देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके मुंह से ये बातें शोभा भी नहीं दे रही थी। लिहाजा पुलिस वाले उस लड़की को बिठालते हैं, और बिठालने के बाद में उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई असर है क्या, तुम झूठ बोल रही हो क्या, हमें गुमराह करने आई हो। लिहाजा पुलिस वाले अब इन दोनों से जब पूछताछ करते हैं, इन्हें बैठाते हैं, तो जो चैताली होती है जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। दरअसल चैताली पुलिस को बताती है कि वो कॉलेज के लिए निकलती थी। जब वो अपने कॉलेज जाती थी तो कॉलेज के पीछे ही एक ग्राउंड था, और उस ग्राउंड में अक्सर जो रिजवान था ये अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आता था। शाम को 5 बजे के आसपास जब चैताली जो थी वो स्कूल से निकलती थी तो बाहर खड़ी होती थी। उसी समय के आसपास रिजवान वहाँ से निकलता था। चैताली चूँकि देखने में बेहद खूबसूरत थी, रिजवान भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी ये आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसके बाद में दोस्ती जो थी धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब जो चैताली थी, जो रिजवान था, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल थे कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों के लिए मुश्किल ये थी कि जो चैताली थी वो हिंदू थी और जो रिजवान था ये मुसलमान था। लिहाजा ये दोनों सोचते हैं कि हमारी शादी परिवार की मर्ज़ी से तो हो नहीं सकती, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद में जो रिजवान था और जो चैताली थी ये अपने 2 दोस्तों को लेते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। उसके बाद में जो रिजवान था ये एक कमरा लेता है किराए पर, और उसके बाद में ये उसी कमरे में रहने लग जाता है। रहना किस हिसाब से होता था कि जो चैताली अपने घर से सुबह सुबह निकलती थी स्कूल के लिए, रिजवान अपने घर से निकलता था। ना तो रिजवान प्रैक्टिस के लिए जाता था, ना तो चैताली स्कूल जाती थी। दोनों एक कमरे के अंदर जाते थे जो कमरा इन्होंने रेंट पर ले रखा था। उसके बाद में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये उसी कमरे के अंदर रहते। उसके बाद में चैताली अपने घर चली जाती, रिजवान अपने घर चले जाता। ना तो अब पढ़ाई पे फोकस था, ना क्रिकेट की प्रैक्टिस पे फोकस था। फोकस था तो सिर्फ एक ही चीज़ पे कि दोनों एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के अंदर समा जाएं, दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाएं। इसी तरीके की हवस में मिट कर इनकी ज़िंदगी चलती रहती है। दोनों उस कमरे के अंदर एक दूसरे से साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों जब ये चीज़ें चलती हैं तो धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो चैताली थी ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोस्तों जब चैताली प्रेग्नेंट हो जाती है, जब वो अपने घर आती है तो इसे इस बारे में पता भी चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। लिहाजा अब क्या करे, थोड़ी सी मुश्किल आन पड़ी है। इसलिए चैताली फैसला करती है कि अपने परिवार वालों को ये बात बताएगी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और किसी से प्यार करती है, उससे शादी भी कर चुकी है। जब ये फैसला कर लेती है अपने परिवार को बताने का, तो उसके बाद में ये अपने परिवार वालों के सामने भी पहुंचती है। अपने परिवार वालों को ये बताती है कि इस तरीके से एक लड़के को जानती है जिसका नाम रिजवान है, वो मुस्लिम है, उसके साथ में उसने कोर्ट मैरिज की है और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब दोस्तों जैसे ही परिवार वाले अपनी बेटी के मुंह से इस तरीके के शब्द सुनते हैं, उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। खिसकना भी चाहिए थी, क्योंकि लड़की दोस्तों अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और वो बिन ब्याही माँ बनने वाली है। परिवारों के तो एकदम से सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। उसके बाद में परिवार वाले इस लड़की से कहते हैं कि तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो। जो लड़की चैताली थी ये कहती है मैं एकदम सही कह रही हूँ और मैं रिजवान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसी से शादी करूँगी और इस बच्चे को भी पैदा करूँगी।
लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं ये कहते हैं कि तुम रिजवान को भूल जाओ और आज के बाद तुम स्कूल वगैरह जाओगी नहीं और इस बच्चे को गिरा दो। अब जो चैताली थी उसके सामने बड़ी मुश्किल थी कि वो या परिवार को चुने या रिजवान को चुने, और बच्चे को वो गिराना नहीं चाहती थी। इसलिए चैताली के मन में कुछ अजीब अजीब तरीके की बातें चलने लगती हैं। अब दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 29 जनवरी साल 1999। 29 जनवरी साल 1999 को जो सुमेंद्र भौमिक होते हैं, जो परिवार के मुखिया, ये सुबह सुबह खाना पाना खा खू कर तैयार होकर ये अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। उधर जो बेटा था जिसका नाम कल्याण था 14 साल का, वो भी अपना नाश्ता वगैरह करता है, स्कूल के लिए निकल जाता है। जो माँ थी जिसका नाम लकी था, वो अपना घर का काम सारा संभालती है और उसके बाद में अपनी माँ को खाना देती है। माँ का नाम सुनीता था। अच्छा, जो सुनीता थी वो अपने ऊपर वाले रूम में थी, वहाँ पर आराम कर रही थी। उसे खाना वाना देकर जो इस लड़की की माँ थी, यानी चैताली की जो माँ थी जिसका नाम लकी था, ये भी अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए। पिता ड्यूटी जा चुके हैं, भाई स्कूल जा चुका है। इधर जो चैताली थी ये तो ना अपने कमरे में बैठी थी, हालांकि इसकी नानी और इसकी माँ अपने अपने कमरों में आराम कर रही थी, लेकिन चैताली चुपचाप बस डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी। अब चैताली डाइनिंग टेबल के पास में बैठी हुई तो थी, लेकिन बार बार घड़ी की तरफ को देख रही थी। न जाने इसे किस चीज़ का इंतज़ार था। अब दोस्तों तकरीबन 1 बजे के आसपास घर का दरवाज़ा बजता है। जब घर का दरवाज़ा बजता है, चैताली जाती है, गेट खोलती है, क्योंकि माँ तो सोई हुई थी, उधर जो ऊपर नानी थी वो भी सोई हुई थी, इसलिए चैताली ही घर के अंदर थी। वो गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद में बाहर जो आदमी था उस आदमी को अंदर लेके आती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रिजवान था। उसके बाद में रिजवान और चैताली सीधे दबे पांव ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर नानी जिसका नाम था अनीता वो सोई हुई थी। अब दोस्तों रिजवान और चैताली नानी के कमरे में पहुँचते हैं, इशारों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद में ये दोनों नानी के ऊपर टूट पड़ते हैं। नानी के गले को ये लोग जब तक दबाते हैं कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब दोस्तों जो नानी थी इसकी उम्र 75 साल थी। ज़्यादा मशक्क़त इन दोनों को करना पड़ती नहीं है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो जो नानी थी उसकी ज़िंदगी जो थी वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद में ये दोनों सोचते हैं कि आखिर इसकी डेड बॉडी का क्या किया जाए। उसके बाद में ये लोग प्लान बनाते हैं, वहीं पर बैठते हैं और कुछ बड़े बड़े चाकू ये लोग निकालते हैं। उसके बाद में अपनी नानी की जो डेड बॉडी थी उसे चैताली कई पीसों में रिजवान के साथ मिलकर काटती है। उसके बाद में उसी चादर में लिपेट कर उसी कमरे के साइड वाले कोने में रख देती है। उसके बाद में थोड़ी देर ये लोग वहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। उसके बाद माँ जो नीचे सोई हुई थी जिसका नाम था लकी, उसके कमरे में पहुंचते हैं। अच्छा, जो माँ थी उसकी कच्ची नींद थी, बेटी की पैरों की आवाज़ सुनकर, कमरे की आहट सुनकर ये जाग जाती है। लेकिन ये बेटी चैताली से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही चैताली और रिजवान माँ के ऊपर भी टूट पड़ते हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से नानी की हत्या की थी उसी तरीके से माँ लकी की भी हत्या की जाती है। उसके शरीर को भी कई पार्ट्स में काटा जाता है। उसी चादर में लपेट कर ये लोग उसके शरीर को भी घर के एक कोने में रख देते हैं। अब दोस्तों पहला कत्ल 1 बजे के आसपास हुआ था, दूसरा कत्ल हुआ था लगभग 3 बजे के आसपास। और उसके बाद में ये दोनों बेडरूम के अंदर पहुंचते हैं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। नानी का कत्ल करने के बाद में भी इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। 2 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। 2 कत्ल हो चुके थे घर के अंदर और दोनों की डेड बॉडी चादर के अंदर लिपटी हुई घर के कोनों में रखी हुई थी। और दोस्तों जो रिजवान था ना, तो इसे कहीं जाने की जल्दी थी और जो चैताली थी ना, उसे किसी बात का डर था। ये दोनों बस एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसके बाद में करीब शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो घर का बेटा होता है जिसका नाम कल्याण है, उम्र 14 साल के आसपास है, ये अपने स्कूल से आ जाता है। स्कूल से आते ही माँ की आवाज़ लगाता है। अब चूँकि दोस्तों माँ अब तो है नहीं, मर चुकी है, तो कैसे बोलेगी। अब जब माँ नहीं बोलती है तो नानी की आवाज़ लगाता है। लेकिन इस कल्याण को ये नहीं पता था कि माँ और नानी अब इस दुनिया में नहीं है। अब दोस्तों जब ये अपनी माँ अपनी नानी को आवाज़ लगा रहा होता है कि इसी बीच में इसकी बहन चैताली की आवाज़ आती है। वो कहती है कि भाई सीधा कमरे के अंदर आ जाओ, सब कमरे के अंदर ही हैं। उसके बाद में जो भाई कल्याण था दौड़ता हुआ भागता हुआ उस कमरे के अंदर पहुँचता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कल्याण कमरे के अंदर पहुँचता है तो जो किवाड़ थी उस किवाड़ के पीछे रिजवान छुपा हुआ था और वो किवाड़ के पीछे से निकलता है और उसके बाद में चैताली और रिजवान इस कल्याण के ऊपर टूट पड़ते हैं। सेम उसी तरीके से ये रिजवान जो था और चैताली जो थी ये कल्याण की भी हत्या करते हैं। उसके शरीर को कई पार्ट्स में काटते हैं। उसके बाद में वहीं से चादर उठाते हैं बेड पे से
और उसके बाद में उन टुकड़ों को उसी चादर में लपेट कर कमरे के अंदर रख देते हैं। और दोस्तों उसके बाद में ये लोग फिर से एक दूसरे के साथ में सेक्स करते हैं। मानो इन लोगों को लाश के ऊपर सेक्स करने में मज़ा आता था। ये लोग लाश के ऊपर लेट के सेक्स करते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में ये लोग फिर से इंतज़ार करने लगते हैं। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है। जो घर का मुखिया था, जिसका नाम सुमेंद्र भौमिक, ये अपनी ड्यूटी से वापस आता है। वापस आने के बाद में ये घर के परिवार के लोगों को आवाज़ लगाता है, लेकिन दोस्तों कोई बोलता नहीं है। जब कोई बोलता नहीं है तो थोड़ा सा शौक भी लगता है कि आखिर परिवार के सारे लोग गए कहाँ। सेम उसी अंदाज में जिस तरीके से उसने अपने भाई को बुलाया था, इसी तरीके से अपने पापा को बुलाती है। कहती है कि पापा सीधा कमरे के अंदर आ जाओ। सब लोग कमरे के अंदर ही बैठे हैं। जो सुमेंद्र भौमिक होते हैं, ये भी अपनी बेटी की आवाज़ को सीरियसली लेते हैं। अंदर पहुंचते हैं। जो रिजवान था, ये किवाड़ के पीछे छुपा हुआ ही था। अच्छा, जो सुमेंद्र भौमिक थे, हट्टे कट्टे थे, तगड़ा जिस्म था, इसलिए इनके सर पर किसी डंडे से बहुत तेज़ी के साथ में वार किया जाता है। जैसे ही ज़मीन पर गिरते हैं, चैताली कूदती है और इनके गले को तेज़ धारदार हथियार से काट देती है। उसके बाद में रिजवान और चैताली मिलकर उस शव के भी कई टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद में वहीं बेड से एक चादर उतारते हैं। उनके शव के टुकड़ों को भी उस चादर में लपेट देते हैं और वहीं पर फर्श पर रख देते हैं। उसके बाद में ये दोनों सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहाँ से नानी के शव जो चादर में करके रखे थे उसको उठाते हैं, लेके आते हैं, नीचे फर्श पर रख देते हैं। उसके बाद माँ जो थी लकी, उसके शव को उठाते हैं, लाते हैं, वही फर्श पर रख देते हैं। चारों लोगों के जो शरीर के टुकड़े थे चादरों में लपेटे हुए, वो एक जगह रख देते हैं, जैसे कोई सामान है, उस सामान को कहीं लेके जा रहे हैं। उसके बाद में कवायद शुरू होती है कि आखिर इन शवों को कहाँ ठिकाने लगाया जाए और कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब दोस्तों उसके बाद में जो चैताली थी और जो रिजवान था, ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। देखने की कोशिश करते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पर लाश को ठिकाने लगाया जाए, जहाँ पर लाशों को ठिकाने लगाया जाए और फिर कभी कोई उन लाशों को देख ना पाए। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि अगर खुदाई करेंगे, गड्ढा खोद कर गाड़ेंगे, तो हो सकता है कोई उन्हें देख ले, वो पकड़े जाएं। इसलिए जो चैताली होती है वो रिजवान से कहती है कि हमारे घर के पीछे एक सेप्टिक टैंक है, क्यों ना हम ये सारी डेड बॉडी उसी सेप्टिक टैंक में डाल दें। हमारा ही सेप्टिक टैंक है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लान रिजवान को पसंद आता है। उसके बाद भी वो लोग पहुँचते हैं और सारे ही शवों को सेप्टिक टैंक के अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद में जो रिजवान था, ये उसी चैताली के घर रुकता है। पूरा दिन रुकता है, एक रात रुकता है। बाकायदा मार्केट जाता है, वहाँ से सीमेंट लेके आता है, मोरग लेके आता है, गिट्टी लेके आता है। ये लोग पूरा कंक्रीट तैयार करते हैं और उसके बाद में उस सेप्टिक टैंक के ऊपर डाल देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जो रिजवान था, ये अपने घर चला जाता है। अब जो चैताली थी, ये घर के अंदर अकेली थी, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं जो भौमिक साहब थे वो दिख नहीं रहे थे। इसलिए वो चैताली से पूछते भी हैं कि सर कहाँ गए हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है लकी। तो जो चैताली होती है, इसको लगता है कि शायद सब लोगों को डाउट होने लगा, अब वो पकड़ जाएगी। इसलिए चैताली भी एक दिन अपने घर पर ताला लगाकर वहाँ से फ़रार हो जाती है। 9-11 हो जाती है। अब दोस्तों ये जो मामला था, जनवरी के महीने का मामला था। अब जनवरी के महीने में कत्ल हुआ था। जो उधर जो भौमिक साहब थे, जिनका नाम सुमेंद्र भौमिक था, जब ये ड्यूटी नहीं जा रहे थे तो इनकी कंपनी वाले भी परेशान हो रहे थे। लगातार इनके घर पे कॉल लगा रहे थे, PNT बज रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। उधर इस लड़की चैताली का जो मामा था, ये भी लगातार फ़ोन लगा रहा था। ना बहन से बात हो पा रही थी, ना जीजा से बात हो पा रही थी, ना माँ से बात हो पा रही थी। इसलिए जब उस व्यक्ति का सब्र का बांध टूटता है, चैताली के मामा का, तो वो यहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद पुलिस तक पहुँचता है। हालांकि ये मामला खुल तो गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इन दोनों को सजाए मौत दे दी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इन लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और रीज़न ये रखा कि जो चैताली है ये प्रेग्नेंट है, कुछ रियायत बढ़ती जाए। उस सज़ा को कम कर कर उम्र कैद में बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों उसके बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं कि शायद इस मामले में थोड़ी सी रियायत बढ़ती जाए, लेकिन जो उम्र कैद की बात थी उसी पर सुप्रीम कोर्ट भी कायम रहता है। हालांकि दोस्तों थोड़े समय के बाद में जो चैताली होती है एक बेटे को जन्म भी देती है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है तो चैताली और रिजवान ने ज़मानत ले ली है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने सुना कि साल 2001 में शायद इनको सज़ा दी गई थी और साल 1999 में ये जो घटना घटी, ये आज भी वहाँ के लोगों से जब इस घटना के बारे में जिक्र किया जाता है तो उन लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहें कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।